हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के विषय में। तो आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम 2.1 कुलीन और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग की जहां बात आती है तो हमने 9th क्लास में भी देखा था कि कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि अमीरों का वर्ग है और उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करते, बल्कि वो तो हमने देखा है कि जो किसानों से कर लेते थे, जो भूमि कर होता था वो, और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ये लोग शहरों में रहते हैं, संख्या में कम हैं, और इनके जो क्या है आपस में वैवाहिक संबंध है जो बने हुए हैं, जो हम इस वर्ग के विषय में बात कर रहे हैं। उसके आगे अगर हम बात करें तो एक नया मध्य वर्ग की बात आती है। इस नए मध्य वर्ग के विषय में जहां बात करें तो इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो एजुकेटेड हैं, और उन्होंने ही जो क्या है इस नए वर्ग का निर्माण किया है। और जो हमने 1848 की उदारवादी क्रांति के विषय में बात की थी, तो उसका नेतृत्व है इन्होंने किया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में नए मध्य वर्ग ने जो क्या है अहम भूमिका निभाई है। इससे आगे अगर हम बात करें, जिसमें उदारवादी राष्ट्रवादी के क्या मायने थे। उदारवादी, ये उदारवादी लिबरलिज्म का एक शब्द है जो यहाँ दिया भी गया है कि उदारवाद लिबरलिज्म शब्द है। लिबर है आज़ादी, जिसका अर्थ है, और किस तरह की आज़ादी की यहाँ बात की जा रही है कि कानून के समक्ष सबकी जो क्या है बराबर का अधिकार हो, उस आज़ादी के विषय में बात की गई है। यहाँ पे सभी को वोट डालने का मताधिकार है, वो प्राप्त होना चाहिए, चाहे पुरुष हो महिलाएं हो, किसी को भी जो क्या है संपत्ति विहीन है, उन्हें जो क्या है अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये बात इसके अंदर रखी गई है। और इसमें नेपोलियन की संहिता ने सीमित मताधिकार वापस लाई, और उसने महिलाओं को अवैसक दर्जा देते हुए उन्हें पिता या पतियों के जो क्या है अधीन कर दिया गया। और संपूर्ण 19वीं सदी 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं की संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। किसने आंदोलन चलाई? महिलाओं ने आंदोलन चलाई, क्योंकि अब ये क्रांति जो है, जो हम उदारवादी क्रांति की बात करते हैं, ये महिलाओं के अधिकारों की अभिव्यक्ति के लिए जो क्या है चलाई गई है, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार नहीं मिले हैं अब तक। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिला है। तो ये क्रांति है ज़्यादातर जो क्या है महिलाओं को प्रेरित करने के लिए जो चलाई गई है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, आगे बात आती है इसमें आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को ख़त्म करने के पक्ष में थे। कि आर्थिक क्षेत्र में जो वस्तुएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती थी, या उनमें जो अवरोध पैदा हो रहे थे, और वो अवरोध किसकी वजह से पैदा हो रहे थे, जो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी जो क्या कर की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आधार पर जो क्या अवरोध हैं वो पैदा हो रहे थे। इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं कि उन अवरोधों को जो समाप्त किया जाए, और इन सब प्रयासों के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, आगे नेपोलियन ने छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया, जिसको जर्मन महासंघ कहा गया है। ये बात याद रखना कि 39 जो राज्यों का संघ बनाया गया है वो जर्मन महासंघ था। नाप तोल की और मुद्रा की एक ही व्यवस्था ही उसने शुरू की। 1833 में हेम्सबर्ग से न्यूरेनबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारियों को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, और प्रत्येक सीमा में जब वो प्रवेश करते थे क्षेत्र में, तो वहाँ शुल्क की दरें हैं वो अलग अलग थी, जिनके विषय में बात की गई है। और लगभग हर बार हर सीमा शुल्क पे उन्हें 5% जो क्या है हिस्सा है सीमा शुल्क है वो देना पड़ता था, जो यहाँ बताया गया है।
अगर आगे बात करें इसमें हम कपड़े की बात आती है। कपड़े शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कपड़े को मापने का पैमाना क्या है, एले है। और यहाँ बताया भी गया है कि एले जो क्या है कपड़ा मापने का पैमाना है। और कुछ एग्जांपल दे के इसने समझाया कि अगर कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता है, मेंज शहर में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में इतने 53.5 सेंटीमीटर जो क्या है हमें देखने को मिलता है। और इन्हीं सभी सीमा शुल्कों को समाप्त करने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर में 1 नंबर में कि रेलवे लाइन सीमा शुल्क संघ क्या है। संगठन की बात की गई है, एक ऐसा संगठन बनाया गया 1834 में जो बात की गई है। परसा की पहल पर शुल्क संघ जिसकी बात की गई है रेलवे लाइन स्थापित किया गया। और इसके तहत जितनी हमने देखा कि मुद्राओं की संख्या ज़्यादा थी उन मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। और जो सारी गतिविधियां हैं वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो क्या है चलाई गई है। यहाँ पे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद है कि जहाँ बात आती है तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ये एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा नया रूढ़िवाद। तो नए रूढ़िवाद की जहाँ बात आएगी तो इन्होंने बदलाव की प्रक्रियाओं को स्वीकार किया, लेकिन किस स्वरूप में, बिल्कुल धीमे स्वरूप में, कि बदलाव हो बिल्कुल आराम से हो। उस बदलाव के स्वरूप को इन्होंने स्वीकार किया है, नए रूढ़िवाद की बात आती है। और इसी के दौरान यहाँ बात है 1815 की। यहाँ भी 2 घटनाएं हैं। एक आपको याद होगा कि नेपोलियन की हार हुई थी, नेपोलियन की पराजय हुई थी। और दूसरा है एक वियना संधि होती है, वियना सम्मेलन है, वियना संधि है, उसकी बात आती है। तो 1815 में तो यहाँ वो रखी गई है। और उस संधि की कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वियना संधि क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं। 3 नंबर के जो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नेपोलियन को हराने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं 1815 में दिया गया है कि ब्रिटेन है, रूस है, परसा, ऑस्ट्रिया, इन सभी ने मिलकर हराया है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है कि ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया, इन 4 शक्तियों ने मिलकर जो क्या है नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था 1815 में वाटरलू के युद्ध में। अगर आपको याद होगा वाटरलू का जो क्या है वो मैदान था जहाँ वो युद्ध लड़ा गया था। और उसके बाद वियना संधि की शर्तें क्या हैं 1815 में ही जब नेपोलियन हार गया। उसके बाद जो ऑस्ट्रिया के चार्ल्स ड्यूक मैटरनिक है, और मैटरनिक ने एक बात और कही थी अगर आपको याद होगा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये बात मैटरनिक ने ही कही थी कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। क्योंकि उस समय की सबसे ताकतवर जो क्या है फ्रांस था। तो इसी बेस पे उसने ये बात कही थी। और इस संधि की शर्तें क्या हैं वो यहाँ बात रखी गई है कि जो भी बदलाव किए थे नेपोलियन ने, जो क्षेत्र उसने जीते थे, जिन क्षेत्रों में उसने बदलाव किए हैं, उन बदलाव को जो क्या समाप्त कर दिया गया। बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया कि बुर्बो राजवंश है, इसने उसको बुर्बो राजवंश को जो क्या है सत्ता से हटा दिया था। और फिर दोबारा से जो क्या है बुर्बो राजवंश है वो सत्ता के अंदर आता है। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि फ्रांस जो क्या है भविष्य में विस्तार न कर सकें। तो ये वियना संधि की जो क्या है शर्तें हैं। लेकिन इन्होंने एक बात ज़रूर बनाए रखी, वो रखी कि जो 39 राज्यों का जर्मन संघ बनाया गया था, जो अभी हमने पढ़ा था, उसको नहीं तोड़ा इन्होंने। वो जो क्या है एज इट इज़ जो क्या है इन्होंने बनाए रखा है यहाँ पे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने। उसके बाद इसमें बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है क्रांतिकारी। और इन क्रांतिकारियों में जो जैसुपे मेस्नी, जैसुपे गैरिबाल्डी, काउंट कैमेले दा कावुर, इन क्रांतिकारियों की यहाँ बात होती है। जहाँ अगर हम बात करते हैं तो हम बात आते हैं डायरेक्ट जैसुपे मेस्नी पर।
कि जैसूपे मैसनी इटली का एक क्रांतिकारी नेता था। इटली के एकीकरण की शुरुआत में जैसूपे मैसनी ने अहम भूमिका निभाई है। जहां बात होती है इसका जन्म, और क्वेश्चन भी होता है कि जैसूपे मैसनी पर नोट लिखिए, जैसूपे मैसनी पर टिप्पणी कीजिए, जैसूपे मैसनी के विषय में आप क्या जानते हैं, जैसूपे मैसनी ने इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाई। तो जैसूपे मैसनी, उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था। शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है कि किस गुप्त संगठन का सदस्य था। कार्बोनारी जो क्या है गुप्त संगठन का सदस्य है। और उसने 2 भूमिगत संगठन बनाए थे, पहला मार्सेई में यंग यूरोप और दूसरा यंग इटली। मार्सेई में और दूसरा बर्न में उसने यंग यूरोप बनाया था, जिसके सदस्य पोलैंड, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा लोग इसमें शामिल थे। 2 उसने कौन से गुप्त संगठन बनाए हैं उनके विषय में बात आती है, यंग यूरोप और यंग इटली। तो जैसूपे मैसनी की जो क्या है ये भूमिका इसमें रहती है। उसके आधार पर अगर बात करें हम आगे, तो क्रांतियों का युग की बात आती है। और क्रांतियों के युग में जहां बात की गई है कि प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। ये देखिए अब क्या कहता है। हमने 1789 क्रांति पढ़ी थी, लेकिन अब क्या करें 1830। मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि उसमें फ्रांस के अंदर एक और क्रांति होती है 1830 में, तो उसका यहाँ जिक्र किया गया है। और बुर्बो राजवंश 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल किया गया था। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका है और उसके संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। उसके अध्यक्ष लुई फिलिप थे। मैटरनिक ने एक बार ये टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है, मैंने इसके विषय में बात की थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो मैटरनिक ने ये बात कही थी। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। तो ब्रिटेन की बात है तो वो नीदरलैंड से जो क्या है अलग भाग हो जाता है, अलग हिस्सा उसका बन जाता है। यह घटना जिसने पूरा यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 15वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप की बात करें तो राजसत्ता की बात आती है तो सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो ऑटोमन साम्राज्य रहता है। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति में यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। अब शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर भी कि यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? 1821 में। यूनान के राष्ट्रवादियों निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप में अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते हुए कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम स्वराज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष में जनमत जुटाया। इसकी बात आती है अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गया। 1824 में बुखार में उसकी मृत्यु हो गई। और कस्तुनतुनिया की संधि की बात आ जाती कि कस्तुनतुनिया की संधि है वो कब हुई? कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी, जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की यूनान को, या फिर यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में। उसको जो क्या है यहाँ मान्यता दी गई है। आज हम इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर लंबी वीडियो हो जाती है तो वो अपलोड नहीं हो पाती, ज़्यादा MB लगती है। और इसके लिए आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।